Welcome to UPSC History Guru. My name is Suhail Turki और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस टॉपिक में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो कैसे आई, किस तरीके से उन्होंने रूल किया। एक इंट्रोडक्शन टाइप दे दूंगा। इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिन बुक्स का इस्तेमाल किया गया है उन बुक्स के बारे में मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको फायदा भी हो और आप ये समझ पाएं कि ये मैंने कंप्लीट कैसे किया है। बेसिकली इस बुक के अंदर एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया गया है और इस बुक में मैंने स्पेक्ट्रम को भी ऐड किया है। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी होगी और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ। बेसिकली जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी थी, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। क्लास 8 की एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 की एनसीईआरटी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां चैप्टर ये मेंशन करता है कि एक बहुत ही छोटी कंपनी आई थी। मींस कंपनी थी। ये वर्ड जो मैंने लिखा है कंपनी तो थी ही थी, लेकिन आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी और बाकी स्पेक्ट्रम से लिया गया है। एक बहुत ही छोटे फॉर्मेट में मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, इसका पीडीएफ आपको कैसे चाहिए, सब कुछ मिलेगा। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए हुए चलें शुरू करते हैं इस सीरीज को, जो कि मैं कंप्लीट करवाऊंगा। हर दिन आपको इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट इस पूरी जो श्रृंखला है वो मिलेगी। और हिंदी माध्यम के बच्चों को कहना चाहता हूं कि वो इस पीडीएफ को इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज सवाल मन में ये आएगा कि व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, तो आप पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत एक कॉमन सा सवाल है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन मेन तो यही है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, क्या थी। तो इसका सिंपल आंसर अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वॉज द नेम, एक नाम है। ये बड़े अच्छे से समझिएगा, एक नाम है। एक नाम है किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलरली खाली इंग्लैंड के लिए नहीं। जो भी भारत के अंदर अलग अलग कंपनीज आई और उन्होंने यहां पे जो बिजनेस किया, उन सबको हिस्टोरिकल व्यू में से अगर देखेंगे तो हम उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, क्योंकि भारत ईस्ट साइड से था। So East India Company was the name of a several historical European companies। ये एस का वर्ड यूज हुआ है, यानी कि हम खाली ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए यूज नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने देखा है कि बच्चा कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बनाया, बट कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इस फॉर्म में अगर हम देखें, जब हम अपना आंसर लिखते हैं मेंस के लिए, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अंडरस्टैंड पहले कर लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सर, वो हम हिस्टोरिकल यूरोपियन कंपनीज की बात कर रहे हैं। हम एक सिंगल इंग्लैंड की बात नहीं कर। तो पहले तो दिमाग से ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर अलग अलग कंपनीज आई। अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फाउंडेड इन 1600। जी हाँ, अंग्रेज लोग आए, तो ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर मैं बात करता हूं डेनिश की, ये भी एक ईस्ट इंडिया ही कंपनी है जो 1616 में आती है। एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को डेट्स नहीं लेनी होती हैं। हम डेट्स मेंशन नहीं करती हैं,
यूपीएससी के एग्जाम में डेट्स नहीं पूछी जाती। फिर हमारे यहाँ पे डच भी आते हैं, वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। हमारे यहाँ पे फ्रेंच आते हैं, वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। हमारे पास अगर आप देखेंगे जो हमारी जैसे जैसे क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, स्वेडिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी आए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी आए। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज आई। कंपनीज वर्ड यूज किया है यहां पे, देखिएगा, तभी डेफिनेशन के वर्ड से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज आई। सो नेवर एवर से लाइक भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, एक पर्टिकुलरली इंग्लैंड को डिनोट करना बिल्कुल गलत होगा। सर इसकी एथेंटिसिटी आपको स्पेक्ट्रम और इसकी एथेंटिसिटी आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं। चलें, ये बात तो समझ में आ गई कि सर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी भारत के अंदर अलग अलग कंपनीज आई जिन्होंने भारत के ऊपर रूल किया, उनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित कर देते हैं। लेकिन सवाल सर मेरा ये बनता है कि ये जो इन सब कंपनीज में से अगर कोई मेजर कंपनी निकली, मेजर अगर कोई थी, वो कौन सी थी भाई मेजर कंपनी? तो सर वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यस ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। क्योंकि डेनिश की अगर बात कर लें, डच की बात करें, फ्रांस की बात करें, बाकी की बात करें, तो हमें ये पता है कि इन सारी कंपनीज के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे मेजर कंपनी जो निकल के आई वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरे नंबर पे अगर कोई कंपनी बड़ी बन के निकली तो वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि यही दो कंपनीज भारत के अंदर काफी समय तक लड़ेंगी। तो वन इज नोन एज ब्रिटिश एंड द सेकंड इज द फ्रेंच। डू रिमेंबर दैट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फिर आपको याद भी होगा कि यही वो दो कंपनीज हैं जिनके बीच में कार्नेटिक युद्ध भी हुआ था। डू रिमेंबर, कार्नेटिक का युद्ध हुआ था। सो बाकियों के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, लेकिन हम इस समय क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, आगे हमें पता चलता है कि सर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है? द फर्स्ट नेम इज नोन एज ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑनरेबल नाम दिया जाता था, बहुत बड़े लोग थे तो इसलिए वो अपने आप को एक बड़ा नाम देने की उनकी एक पहले से ही आदत रही है। And then the second name is known as a John Company based on London. लंदन पे बेस्ड थी, जॉन कंपनी भी कह सकते हैं। कब यूपीएससी प्री में अगर पूछ लेता है कि जॉन कंपनी किससे कंसिडर की जाती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब भी आप लिखते हैं ना, डू रिमेंबर ब्रिटिश वर्ड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें यह पता नहीं चल रहा है कि आप किस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी which was granted an English royal charter by Queen Elizabeth I on December 31, 1600। मैंने यहां पे लिखा है, क्वीन एलिजाबेथ जो है इनको मौका देती है कि आप जाएं, और इसी चार्टर एक्ट के थ्रू इन्होंने यहां पे अपनी मोनोपोली शुरू कर दी कि हम भारत के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये मोनोपोली इनको ट्रेड की दी गई थी। और कंपनी का अगर हम देखें तो शेयर होल्डर जो था 125 शेयर होल्डर था। सो ये बात तो समझ में आ गई कि सर वाकई में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मच स्ट्रॉन्गर देन अदर कंपनीज। अगला पॉइंट वो कहता है कि जो इनका अराइवल हुआ, ये जो आए 1612 एडी में, अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था फैक्ट्रीज इन सूरत। कहां पे लिखा है सर? इसकी पुष्टि कहां पे करेंगे, यानी कि ऑथेंटिसिटी क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। परमिशन इनको जो दी गई सर, वो ग्रांट की गई भाई जहांगीर ने दी थी। याद करिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एम्पायर थे, मुगल एम्पायर। एंड दे कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी फ्यू ईयर फ्रॉम द लेटर। आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, एंड लेटर ऑन एक्सपेंडिंग, फिर एक्सपेंड कर दिया चेन्नई, मुंबई,
कॉल कटा और इस तरीके से इनका अराइवल भी हो गया और इनका एक्सपैंड भी हो गया, एक्सपैंड भी हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगली बात जब हमें पता चलती है कि सर एक्सपेंशन कैसे हुआ, देखिए वर्ड को समझिए, अराइवल हुआ फिर एक्सपेंशन हुआ, कैसे ये बढ़े। फर्स्ट एक्सपेंशन was in 1639 at चेन्नई। यहां पे भी मैंने लिखा है चेन्नई का वर्ड, चेन्नई का वर्ड लिखा है मैंने। एक्सपैंड किया ना, तो यहां से शुरू होता है। Sir Francis Day along with the company established a trading post at St. George Fort। इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। 1668 में आइलैंड ऑफ मुंबई जो था वो एक डाउरी के तौर पे पुर्तगाल के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। एक्सपैंड हो रहा है। फिर उसके बाद जो कोस्टल एरियाज थे सर, कोस्टल एरियाज, उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द कंपनी ट्रेड। ट्रेड जो हुआ है वो कोस्टल एरियाज के थ्रू हुआ है। इसका मतलब हम ये मान लें कि अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत भारत के अंदर सक्सेसफुल हुई तो देयर वर सम सर्टेन रीजंस। आपको ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसको कहते हैं माइंड मैप, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी एंड विद योर स्पेक्ट्रम। वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर। फिर ये कहता है कि सर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, व्हाट वेर द इवेंट्स। वो कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे बहुत सक्सेसफुल हो गई? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल इवेंट्स। द बैटल ऑफ प्लासी, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपको याद है ना बैटल ऑफ प्लासी? इसके बारे में मैं तो एक वीडियो भी बनाऊंगा कि शुरू होती है इन 1757 ऑन 3 जून। ये ईयर बैटल ऑफ प्लासी का है, एक छोटे से गांव में, और वहां से शुरू होता है रॉबर्ट क्लाइव का उदय सिराजुद्दौला के साथ। और ये बैटल जो है कुछ ज्यादा दिन तो नहीं चला, फ्यू आवर्स चला, लेकिन इसका आउटकम बहुत खतरनाक था। अगर आप बुक पढ़ेंगे पीटी जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 1946, he described and justified Clive as having won the battle by promoting the treasons and forgery। यानी उसने वहां पे फौजरी वगैरह किया। and pointedly note that British rule in India had started, something bitter taste has clung to the ever since। या उनकी बुक की एक वर्ड है जो मैंने आपको कोट किया कि बैटल ऑफ प्लासी से ही सब कुछ शुरू हुआ। फिर उसके बाद आपको याद है एक इवेंट होता है जिसको हम बैटल ऑफ बॉक्सर कहते हैं। इस बैटल ऑफ बॉक्सर में आपको याद है कि पूरी तरीके से नवाबों के पावरों को छीन लिया गया। Then the major revolt called the War of Independence, that is known as the Revolt of 1857। Devastation, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ खत्म कर दिया। Even it is known as Indian Mutiny। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सारी चीजों को बदल के रख दिया। और यही वो दौर था जब यहीं से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी आ जाएगा। एंड देन एंग्लो मैसूर वॉर, याद है आपको? हैदर अली का दौर याद करिएगा मैसूर का। एंड देन एंग्लो मराठा वॉर्स, मराठा को कैसे खत्म किया। दीज वर द इवेंट। सर यही तो वो चीज है जहां से इन लोगों ने अपना अपना स्प्रेड करना शुरू कर दिया। भाई समझ रहे हैं? दीज आर द इवेंट्स। और सर जो वर्ड कमर्शियल वर्ड यूज होता है, कहीं यही वो वर्ड तो नहीं है जिसने अंग्रेजों को यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल किया? मेक अ प्रॉफिट, दैट वाज द फर्स्ट मेथड। ये था उनका काम, प्रॉफिट, प्रॉफिट। सक्सेसफुल बिजनेस, इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन एंड द यूरोपियन डिमांड्स। यही तो भारत में वो करने के लिए आए थे भाई। कमर्शियल का अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कंसर्न अबाउट द लोकल नीड्स, हमारी अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाएगा। मेक प्रॉफिट एज मच एज यू कैन एंड लार्ज चंक ऑफ द प्रॉफिट वेंट टू द क्वीन। बहुत ज्यादा पैसा जो है वहां चला जाता है।
Thus it is a commercial motive, इनका कमर्शियल था सब कुछ। और उसी में एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस इन्होंने खड़ी कर दी। जब मुझे याद आता है इंपीरियलिज्म का वर्ड एंड कॉलोनाइजेशन, ये दोनों शब्द एशिया और अफ्रीका के लिए इस्तेमाल किए गए, एशिया एंड अफ्रीका, और भारत 1947 तक जूझता रहा। और यहां पे आप देखते हैं जब यूरोपियन डिमांड्स, तो मार्केट में सबसे ज्यादा कहा जाता था दैट अगर सबसे ज्यादा किसी के पास माल है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो इंडिया से लूट के ले जा रहे थे। नाउ डू रिमेंबर, अब जब यूपीएससी हमसे प्रश्न पूछता है बेटा, ये बात हमने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इनका अराइवल होता है और कैसे ये एक्सपैंड करता है। नाउ यहां से आपका सवाल बनेगा दैट इज बेस्ड ऑन प्री, एंड सवाल जो हो यहां से बनता है, मेंस याद रखिएगा बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंटली आपके लिए बैटल ऑफ प्लासी का शब्द बनेगा, एंड बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ और क्यों हर एक हिस्टोरियन कहता है कि दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। टर्निंग पॉइंट क्यों था? और याद करिएगा कि 2016, 17, 18, 19 हर टाइम यूपीएससी कोशिश करता है यहां से प्रश्न पूछने की। आपको पता है क्यों? क्योंकि हर एक हिस्टोरियन का मानना है कि अगर भारत को गुलाम बनाया गया तो उसके पीछे कोई और नहीं, बैटल ऑफ प्लासी का ही हाथ था। अगर बैटल ऑफ प्लासी ना हुई होती बेटा, तो याद रखिए कि अगर बैटल ऑफ प्लासी ना होती तो मुगल्स जो थे उनका डिक्लाइन नहीं होता। मुगलों का अगर डिक्लाइन नहीं होता बेटा, तो सर मुगलों का डिक्लाइन नहीं होता तो यहां पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं आता। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊंगा। याद करें कि यूपीएससी हमेशा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछता है, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने भारत के अंदर सबसे पहले ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट निकाली थी। कहां पे पता चलेगा? क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको एक समरी दिखाई इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी एंड द स्पेक्ट्रम। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, आगे की जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाने जा रहा हूं, और इस बैटल ऑफ प्लासी में मैं रॉबर्ट क्लाइव को इंक्लूड करूंगा, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको डेली हमारी ओर से जो भी चीजें हैं जो हम अपलोड करते हैं वो मिले। और आपसे निवेदन है कि वीडियो के लिंक के नीचे आपको ये टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, वहां ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। सो थैंक यू सो मच यूपीएससी हिस्ट्री गुरु से जुड़ने के लिए। इसी तरीके की वीडियो आपके साथ फिर से लेके आऊंगा, तब तक अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।